हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो BBMQ का CC4 का जो हमारा इंग्लिश है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। उसमें मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, जो कि हमारा जो है क्लाउज से है। क्लाउज बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में नहीं आता है और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो आज वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एकदम आराम से, बस आपको समझना होगा ध्यान से, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उसमें पार्ट बी है। पार्ट बी में ही आपका ग्रामर वगैरह सारा है। पार्ट बी में ही आपका ग्रामर है, तो ग्रामर का जो मैंने सारा वीडियो बना के रख दिया है। बस आज लास्ट चैप्टर था ग्रामर का, जो कि क्लाउज है, जो मैं आपको आज बता दूंगी, तो आपको सारा ग्रामर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझते हैं क्लाउज है क्या। तो बहुत से बच्चे क्लाउज जो है बेसिकली एक, अगर मैं आपको बताऊं तो क्लाउज में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल वर्ब। तो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि ये सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब डेफिनेशन पहले देखते हैं, डेफिनेशन के बाद मैं आपको समझाती हूँ। ए क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वर्ब। बोल रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। इट मे और मे नॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस। ये जो है एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है, बट इट विल हैव दैट डिस्टिंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बो। Clauses make English writing more interesting because they let you break free from the simple sentence structure alone. यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से जो है पूरा मीनिंग आपको पता नहीं चल सकता है। अगर आप एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लिख देते हैं तो आपको पूरा मीनिंग पता नहीं चल सकता है। तो इसीलिए बेसिकली अगर यहाँ पे मैं अगर बोल रही हूँ एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस के अंदर आपके बहुत सारे क्लाउज हो सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्लाउज हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्लाउज बेसिकली एक छोटा यूनिट है सेंटेंस का, ठीक है। सेंटेंस का छोटा यूनिट है क्लाउज, जिससे आपको जो है एक थोड़ा सा मतलब पता चल सकता है, लेकिन आप किसी भी एक क्लाउज से आप पूरा मतलब समझ नहीं सकते। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस के अंदर क्लाउज होते हैं, सेंटेंस में क्लाउज होता है, लेकिन क्लाउज में सेंटेंस होता है ये नहीं कह सकते। छोटी चीज़ में बड़ा चीज़ तो हो नहीं सकता है। तो वही बात बेसिकली यही है कि एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्लाउज हो सकते हैं। क्लाउज जो है एक सेंटेंस का छोटा सा यूनिट है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्लाउज ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूरा मीनिंग पता चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ क्लाउज ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्लाउज ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ क्लाउज से आपको सारा मीनिंग पता नहीं चल सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, क्लाउज जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट। और दूसरा जो होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। डिपेंडेंट कहने का मतलब ये वर्ड समझ में आ रहा है कि किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट है, इसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये खुद के मतलब से खुद से ही अपना खुद के क्लाउज से ही अपने मीनिंग को जो एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन डिपेंडेंट में आपको क्या चाहिए कि और भी सेंटेंस चाहिए और भी क्लाउज चाहिए, तब ये दूसरे क्लाउज पर डिपेंड रहता है, ताकि इसका जो क्लाउज का जो मीनिंग है वो एक्सप्रेस हो सके सही सही। और इंडिपेंडेंट का मतलब किसी भी क्लाउज की ज़रूरत नहीं है, आपका एक ही क्लाउज से मीनिंग पता चल जाएगा। तो ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर क्लाउज होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब देखिए पहला जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज, क्लाउज के अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको बता दूंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन में मैं करवाऊंगी, जिससे आपके एग्जाम में वहीं से आएंगे क्वेश्चन। देखिए क्या है, द इंडिपेंडेंट क्लाउज इज द मेन क्लाउज इन द सेंटेंस। एन इंडिपेंडेंट क्लाउज स्टेट्स ए फुल थॉट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। और ये जो है अकेला खड़ा होके कंप्लीट सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकता है, कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। और ये एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है जो पूरे मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। इसे जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज को मेन क्लाउज भी बोलते हैं, ठीक है, मेन क्लाउज भी बोलते हैं। डेफिनेशन तो आपका क्लियर हो गया। इंडिपेंडेंट क्लाउज वैसे क्लाउज होता है जो सिर्फ एक ही क्लाउज से आपका जो है सारा मीनिंग आपको पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है, हमको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सारा मीनिंग उसको समझ में आ जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज से। लेकिन वही जो डिपेंडेंट क्लाउज है, वहाँ पे एक क्लाउज से आपका मीनिंग पता नहीं चलेगा, आपको 2 या फिर 3 क्लाउज की जरूरत पड़ सकती है वहाँ पे, तो वो आपका हो गया डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। लेकिन ये भी सेंटेंस है, वो भी सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर ही मतलब कि 2 3 4 क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। यहाँ पे डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रैन क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो कुत्ता जो है
गली को पास करके दौड़ा, है ना। द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, कुत्ता जो है सो गली को पार करके दौड़ा। तो इससे हमको मतलब पता चल जा रहा पूरा कि कुत्ता जो है गली को पार करके दौड़ा, गली को पार किया, है ना। द वीमेन वेप्ट, मतलब कि औरत रोती है, औरत ने रोया, है ना, या फिर औरत रोई। तो यहाँ पे मतलब मुझे पता चल गया कि औरत रोई है, सिंपल सी बात है। मतलब कि पूरा जो मीनिंग है और ये सेंटेंस जो हमें कहना चाह रहा है वो हमें पूरा समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ गया। अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए दूसरा क्या है, डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन बात देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज, इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा कि सब ऐसा घबरा मत जाइएगा कि सबऑर्डिनेट कुछ दूसरा होता है। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट दोनों एक ही चीज़ है। देखिए क्या है, ए सबऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट हैव अ कंप्लीट थॉट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इफ रिटन ऑन इट्स ओन इज अ सेंटेंस फ्रेगमेंट। मतलब कि ये बोल रहे हैं कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, पूरा मतलब को समझा नहीं सकता है, मतलब कि ये पूरा जो आप कहना चाह रहे हैं पूरा समझ नहीं सकते आप डिपेंडेंट क्लॉज से। सो इट इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है क्योंकि दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है, ताकि दो सेंटेंस की मदद से, दो क्लॉज की मदद से हम लोग जो है पूरी मीनिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। It starts with a subordinate conjunction and function as a part of speech in the sentence। कैसे ये स्टार्ट होता है ये सब बता रहा है, हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर मैं बता दूं बेसिकली आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्लॉज होता है एक, ठीक है, क्लॉज है, इसके अंदर दो चीज़ है, इंडिपेंडेंट शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, दूसरा है डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सिंपली है बस ये एक ही क्लॉज होता है, एक ही क्लॉज होता है। ठीक है, एक क्लॉज का कहने का मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और मीनिंग हमें पूरा पता चल जाता है। लेकिन डिपेंडेंट के अंदर जो है मीनिंग मुझे पूरा पता नहीं चल पाता, लेकिन डिपेंडेंट के अंदर भी पार्ट्स है। इसका ए पार्ट है एडजेक्टिव, ठीक है, दूसरा पार्ट है आपको नाउन, तीसरा पार्ट है आपका सी बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब यहाँ लिख देती हूँ मैं, सी जो है वो आपका है एडवर्ब। ठीक है, तो बेसिकली आप देखिए डिपेंडेंट के अंदर तीन है, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब, जो आपके पूरे सिलेबस में है। आप अपना पूरा सिलेबस खोल के देखिएगा तो आपको मिलेगा ये सारे टॉपिक, इंडिपेंडेंट मिलेगा आपको, डिपेंडेंट मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, नाउन मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा। तो ये सारे डिपेंडेंट के अंदर तीन है ना, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, तो वो हम लोग तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे कि सबऑर्डिनेट था ये दूसरा वाला पार्ट, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। पहला क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, जिससे हम लोग एक कर देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज रहिएगा। पहला क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, तो क्या है एन एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो, जो भी क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं जैसे कि व्हाट, हु, व्हेन, विच, तो ये सारे होता है। तो आपको अगर पहचानना है, बेसिकली मैं आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको एग्जाम में दे दिया है एक सेंटेंस और आपको बोल रहा है कि आप एडजेक्टिव क्लॉज को छाट के लिखिए, तो आप पहचानिए कैसे, जिसमें आपको लिखा हो हु, होम, हुज, विच और दैट और ये रिलेटिव एडवर्ब, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो है सच एज, यहाँ पे अगर व्हेन होगा, वेयर होगा, वाई होगा। एन एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाइज द सब्जेक्ट और अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। बेसिकली ये तो मैंने पहचानने के बता दिया कि आप कैसे पहचानोगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस मतलब कि उसमें दो तीन क्लॉज हो सकते हैं। एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको जो है पूरी बात पता नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब तो वही होता है ना कि पूरी बात आपको पता नहीं है, लेकिन आपको एडजेक्टिव का मतलब होता है आपको विशेषता बता रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब वही होता है ना, विशेषता। तो एक क्लॉज जो रहेगा आपका, एक पार्ट ये जो क्लॉज रहेगा ये दूसरे वाले क्लॉज की विशेषता बताएगा। सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, देखते हैं हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द गर्ल सिटिंग देयर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो द गर्ल सिटिंग, देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। द गर्ल सिटिंग देयर इज माई
फिर देखिए ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, ये भी एक वर्ब हो गया, ठीक है। द गर्ल सिटिंग देयर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये एक तो क्लाउज हो गया, सिंपल सी बात है, मुझे समझ में आ रही है एक क्लाउज है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, मतलब कि जो लड़की वहाँ बैठी है, जो लड़की वहाँ बैठी है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इस क्लाउज के बारे में ये विशेषता बता रहा है, दूसरा क्लाउज हो गया कि नहीं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो ये जो पहला वाला क्लाउज था उसकी विशेषता बता रहा है दूसरा वाला क्लाउज, है ना, कि जो लड़की वहाँ बैठी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो एक क्लाउज का विशेषता दूसरा क्लाउज बता रहा है, तो यहाँ पे जो है यही आपका जो हो गया एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। समझ में आया बात? और एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे The man whom we had never met came over and greeted us warmly. देखिए यहाँ पे यहाँ पे whom पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे whom आपको पता चल गया, आप समझ पा रहे हो कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और देखते हैं The man whom we had never met, एक सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, एक हो गया वर्ब, ठीक है। ये सब्जेक्ट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, सब मिटा देते हैं। तो एक सब्जेक्ट हो गया कि वी हैड नेवर मीट, द मैन वी हैड नेवर, उस आदमी से जिनसे हम कभी नहीं मिले हैं, केम ओवर एंड ग्रीटेड अस वार्मली, वो आए, ये एक दूसरा क्लाउज हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्लाउज हो गया, ये वाला ग्रीटेड अस वार्मली। तो यहाँ भी मैन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ के इस सेंटेंस के लिए भी वही सब्जेक्ट हो जाएगा मैन, क्योंकि मैन ही ना आया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, मतलब कि एक ये क्लाउज हो गया, एक ये क्लाउज हो गया। तो इस क्लाउज के बारे में ही यहाँ पे बताया जा रहा है ना, कि जिनसे वो आदमी जिनसे हम लोग कभी नहीं मिले हैं आए और मुझे जो है ग्रीट किए, मुझे जो है ग्रीट को क्या बोल सकते हैं कि विश किए, ग्रीट को मुबारकबाद बोल सकते हैं ऐसे ही। तो वो जिनसे हम कभी नहीं मिले हैं वो आए और मुझसे मिले, मुझसे ग्रीट किए, मुझे शुभकामनाएं दी, ठीक है, शुभकामना बोल सकते हैं। तो ये पहले वाले क्लाउज का विशेषता बता रहा था, दूसरा वाला क्लाउज। तो यहाँ पे आपको जब ऐसा समझ में आ जाए, या फिर आप बेसिकली अगर ट्रिक पता लगाना चाहते हो तो यहाँ पे होम आप मान सकते हो कि होम ये आपका एडजेक्टिव क्लाउज हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द कंडक्टर हु लेड द मार्चिंग बैंड वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज प्लेयर्स परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे फिर से हुआ आ गया, फिर से आप समझ जाओगे कि एडजेक्टिव है, ये तो ट्रिक है, लेकिन फिर से मैं समझाती हूँ जो रियल तरीका है। द कंडक्टर हु लेड द मार्चिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, बैंड वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज प्लेयर्स परफॉर्मेंस। तो जो यहाँ पे है द कंडक्टर हु लेड द मार्चिंग बैंड वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज प्लेयर्स परफॉर्मेंस। तो ये जो पहला वाला क्लाउज था उसके बारे में ही जो है दूसरा वाला क्लॉज बता रहा है, उसके बारे में उसकी विशेषता ही दूसरा वाला क्लॉज बता रहा है। तो आप समझ जाओगे कि जब एक क्लॉज का विशेषता दूसरा क्लॉज बताता है तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एडवर्बियल क्लॉज, तो ये इसे मैं बी बोल देती हूँ, डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट बी जो है एडवर्बियल क्लॉज। तो इन adverb clause modifies the predicate or another adverb in the sentence. This also often start with subordinating conjunctions like because, unless, when, although and if. तो इसमें पहचानने का तरीका क्या है, इसमें कैसे पहचानोगे आपकी क्या है, तो जिसमें भी unless, when, although and if लगा हो तो यहाँ पे आप पहचान जाओगे कि adverbial clause होता है। ये तो आपका ट्रिक हो गया कि आप कैसे पहचानोगे। तो unless होना चाहिए, unless, when, although and if, ये सारा एंड इफ, ये सारा अगर होगा तो आप समझ जाना कि वो आपका क्या है, एडवर्बियल क्लॉज। लेकिन ये तो आपका ट्रिक हुआ, मैं आपको बताती हूँ रियल तरीका क्या है। तो जब भी एक क्लॉज जो है किसी चीज़ को पसंद कर रहा है, ठीक है, जब भी एक क्लॉज जो है, कोई भी क्लॉज है किसी चीज़ को पसंद कर रहा है, या फिर कोई भी आदमी बोल सकते हैं आप, किसी भी चीज़ को पसंद कर रहा है, तो वो उस चीज़ को कैसे पसंद करता है, कितना पसंद करता है, वो बताने वाले को बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। किसी भी चीज़ को पसंद करना, लेकिन कितनी शिद्दत से पसंद कर रहा है और कैसे पसंद कर रहा है, तो वो बताता है जो उसे बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, When Jonas left the house, he forgot his keys. After she graduated from college, Sandra got a job as a nurse. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे when हो गया, आफ्टर हो गया, ये सारे जो वर्ड्स है इससे आप पहचान सकते हो।
इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, शी लाइक्स टूरिंग मोर देन हिज हस्बैंड। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि वह पसंद करती है टूरिंग, मतलब कि घूमना फिरना, मोर देन हिज हस्बैंड, मतलब कि अब वो किस चीज़ को पसंद कर रही है, टूरिंग को पसंद कर रही है, लेकिन कितना पसंद कर रही है और कैसे पसंद कर रही है, कितनी शिद्दत से, तो मोर देन हिज हस्बैंड, अपने पति से भी ज़्यादा वो जो है घूमना पसंद करती है। तो आपको अगर बोलेगा कि आप पहचानो इसे कौन सा ये है, तो आप पहचान जाओगे कि एडवर्बियल क्लॉज है और कौन सा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया कि जब वो जो है घर से निकल रहा था, व्हेन जोनाथ लेफ्ट द हाउस ही फॉरगॉट हिज कीज, वो जो है अपने चाबियों को भूल गया। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, जब वो जो है ग्रेजुएट कर लिया अपने कॉलेज से, सांद्रा गॉट ए जॉब एज अ नर्स, तो वो जो है तुरंत जॉब पा ली। देखते हैं नाउन क्लॉज पांचवा नहीं, ये से डी का डिपेंडेंट क्लॉज का सी है। ठीक है, तो नाउन क्लॉज क्या होता है? तो नाउन क्लॉज बेसिकली, नाउन का मतलब आप तो समझते होंगे किसी भी चीज़ का नाम, थिंग्स, पर्सन और प्लेस। ठीक है, तो जब भी आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, किसी भी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर किसी भी जगह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तब आप समझ जाना है कि वो नाउन क्लॉज है। किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, किसी भी जगह के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में जब पूछा जा रहा है आपसे, तो आप समझ जाना है कि वो नाउन क्लॉज है। वैसे अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। यू शुड आस्क वाट ग्रैंडमा, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपको पूरे अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नाउन क्लॉज का, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई थाउट, मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। फिर से लेते हैं, मिट गया ये तो। आई थाउट दैट what she wore was beautiful। ठीक है, तो I thought that what she wore was beautiful, मैंने सोचा कि उसने जो पहना था वो अच्छा लग रहा था, वो खूबसूरत था। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? उसके ड्रेस की बात की जा रही है, मतलब कि what she wore, मतलब कि जो उसने पहना था, क्या पहना था उसने, जो उसने पहना था। अब क्या पहना था वो तो मुझे पता नहीं है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन what she wore was beautiful, तो उसने क्या पहना था, कपड़ा पहना था, और उसके ड्रेस की बात की जा रही है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की बात की जा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। समझ में आया बात? एक और मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आई थिंक आई विल पास द टेस्ट, मुझे लगता है कि मैं जो है पास कर जाऊंगा टेस्ट, मैं जो है पास कर जाऊंगा, तो मुझे लगता है, तो मैंने सोचा ये चीज़, तो मैंने क्या सोचा, तो जो भी मैंने सोचा है वो सोच मेरा नाउन तो होगा ना। तो वही चीज़ है कि जो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिस सेंटेंस में जो है जो चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो नाउन होगा। कैसे पता लगाएंगे कि या फिर वो कोई चीज़ होगा, कोई जगह होगा, या फिर कोई आदमी होगा। तो यहाँ पे जो मैंने सोचा, वो मैंने क्या सोचा कि मैं एग्जाम में पास कर जाऊँगा, तो ये जो हुआ ये नाउन हुआ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से इसे क्या कह सकते हैं, नाउन क्लॉज कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ पे। यू शुड आस्क वाट ग्रैंडमा एड्स टू हर केक टू मेक इट सो स्वीट, तो यहाँ पे बोल रहा है तुम्हें जो है अपने ग्रैंडमा से पूछना चाहिए, वाट यू शुड आस्क वाट ग्रैंडमा एड्स टू हर केक टू मेक इट सो स्वीट, तुम्हें अपनी जो है तुम्हें पूछना चाहिए कि ग्रैंडमा जो है क्या अपने केक में क्या ऐड करती है ऐसे मीठा बनाने के लिए। तो पूछना चाहिए, तो क्या पूछना चाहिए कि क्या इसमें मिलाती है, तो कोई चीज़ ही मिलाती होगी। तो अगर ग्रैंडमा जवाब देगी तो बोलेगी शुगर, या फिर हनी, या फिर
गुड वगैरह ऐसा कुछ, तो वो तो नाउन ही होगा ना, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। फिर देखिए, प्लीज़ थैंक हुएवर चूज टू ब्रिंग चॉकलेट केक टू द पार्टी, चॉकलेट केक टू द पार्टी। तो बोल रही है कि प्लीज़ जो है आप उसे थैंक करिए जिसने भी हुएवर चूज टू ब्रिंग चॉकलेट केक, जिसने भी जो है चॉकलेट केक लाने का फैसला किया है उसे आप थैंक कर दीजिए। तो किसी भी आदमी को बोल रहे थैंक करने के लिए, तो यहाँ पे किसी भी आदमी को थैंक करने के लिए बोल रहे, आदमी एक नाउन ही होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। इससे शॉर्ट में एनसी लिख सकते हैं। तो ये था आपका नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज जो भी था। और मैंने जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ तो मैंने सारे क्लियर कर लिए, सारे मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट से पूछ लें। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कैसे कैसे आ सकते हैं वो पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बाद वाले वीडियो में, उसे ज़रूर से देखें, वरना आपका एग्जाम इस वीडियो को देखने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाना है, तो आपको वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।